जैसा कि आपको मालूम है हम क्लोरीन कर रहे थे Cl2। बहुत सारी रिएक्शंस मैंने इसके बारे में आपको बता दी थी कि जो क्लोरीनिक गैस होती है ग्रीनिश येलो कलर की, जैसे हम क्लोरीन को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो जो वाटर कलर होता है वो येलो हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ HClO। इट इज़ हाईली अनस्टेबल कंपाउंड। लेकिन जो येलो कलर आया है वो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, डिसअपेयर हो जाएगा, क्योंकि HClO डिसोसिएट हो जाएगा HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में, तो येलो कलर क्या हो जाएगा, डिसअपेयर हो जाएगा, तो वापस ये कैसा हो जाएगा, कलरलेस। मैंने आपको बताया था इसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी, ब्लीचिंग एक्शन की प्रॉपर्टी बहुत सी है। मैंने इसकी जो है साथ के साथ मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रही थी लास्ट टाइम पे, वो मैं आपको बता रही थी क्लोरीन का जो है वो हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ सम पॉइजनस गैसेस। ठीक है, तो पहली जो पॉइजनस गैस हमने बताई थी वो बताई थी फॉस्जीन। फॉस्जीन का प्रिपरेशन मैंने आपको बता दिया था। इसमें क्या करना होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड लेना होगा, क्लोरीन से रिएक्शन करानी होगी, बनाएंगे COCl2। ठीक है, जो दूसरी गैस होती है वो मस्टर्ड गैस होती है। अब मस्टर्ड गैस कैसे बनती है, इसको बनाने के लिए आपको सल्फर यूज करना पड़ेगा, वो भी वेपर स्टेट में। क्लोरीन लिया, फॉर्मेशन करी H2Cl2 की, H2Cl2 ये सब मैंने वहां तक आपको बता दिया था। इसका रिएक्शन कराना है 2 मोल्स ऑफ इथीन के साथ। ठीक है, रिएक्शन कराएंगे, जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, इनमें से एक सल्फर बाहर निकल जाएगा और जो रह जाएगा वो देख लेते हैं। ये बॉन्ड ये शिफ्ट हो जाएगी यहाँ पर, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगी ऊपर। सिमिलरली दिस बॉन्ड शिफ्टेड टू इन बिटवीन CH2 एंड S, और ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, जो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो देख लेते हैं। यहाँ हो गया CH2, सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, और जो हमारी डबल बॉन्ड है ये नीचे को शिफ्ट हो गई है, ये बॉन्ड यहाँ आ गई है, यहाँ आ गया है सल्फर, इस सल्फर की बॉन्ड ऊपर चली गई है तो यहाँ आ गया है क्लोरीन। ठीक है, यहाँ पर ये सल्फर निकल चुका है, डायरेक्ट इसके अटैच होगा CH2 के साथ, CH2 जुड़ा हुआ ऊपर CH2 के साथ, ये जुड़ा हुआ है क्लोरीन के साथ। तो ये जो स्ट्रक्चर आया है दिस इज द मस्टर्ड गैस। ये हमारे पास जो है ये मस्टर्ड गैस का स्ट्रक्चर आ गया है। समझने के लिए मैंने आपको बताया कि कैसे आप इसको लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है क्लोरीन हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉइजनस गैसेस। तो पॉइजनस गैसेस में मैंने आपको बताया फॉस्जीन और मस्टर्ड गैस, दीज आर द हाईली पॉइजनस गैस। जैसे मैंने आपको बताया कि क्लोरीन की अगर हम बात करते हैं तो क्लोरीन ब्लीचिंग एक्शन में भी हेल्प करता है। ब्लीचिंग एक्शन अगर हम देखते हैं तो मैंने आपको रिएक्शन भी बताया कि क्लोरीन जो है वाटर के साथ डिजॉल्व होकर के क्या बना रहा है, 2HCl प्लस नेसेंट O। नेसेंट O जब नीचे आएगा तो कलर के साथ जुड़ेगा और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, कलर सब्सटेंस को कलरलेस में कन्वर्ट कर देगा। तो जो ये ऑक्सीडेशन के थ्रू हो रहा है तो इसका जो ब्लीचिंग एक्शन है वो कैसा होता है, परमानेंट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक और भी बात बताना चाहती हूँ, जो क्लोरीन है इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के साथ जो है ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने में हेल्प करता है। कैसे बनाया जाता है, इसके लिए क्या करना होगा, कुछ नहीं, क्लोरीन है इट रिएक्ट्स विद द बेस, डाइल्यूट बेस। डाइल्यूट बेस भी कौन सा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम का आपको बेस लेना है डाइल्यूट स्टेट में और आपको इसका रिएक्शन कराना है। आपको आता है ये रिएक्शन कराना है, Ca जुड़ जाएगा Cl2 के साथ, OH gives water and OH is changed into OCl या ClO. In case of concentrated COH twice, OH get converted into ClO3. Difference is that only in case of dilute OH changes into ClO and in case of concentrated OH changes into ClO3. So here we use dilute CaOH twice, so our product is Ca, use bracket, OH changes into ClO. ठीक है, this is the reaction and the bleaching powder. Actually the real formula of the bleaching powder is the mixture of CaClO twice
H2O, CaCl2 and CaOH twice. The correct composition of bleaching powder is the mixture of these 4 components. ठीक है, this is the bleaching powder. Now the preparation of chlorine. As you all know, we are studied about Haber's process, Ostwald's process, contact process, and the last one is Deacon's process. Haber's process is used mainly for the forming NH3. Ostwald process is used for making HNO3. Contact process is used for making H2SO4. And the last, Deacon's process is used for forming chlorine. 3 प्रोसेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, सबकी कंडीशंस भी हमने लर्न की हैं. अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं डिकन्स प्रोसेस. डिकन्स प्रोसेस क्या होता है? कुछ नहीं है, क्लोरीन ही है और हमें क्लोरीन बनाना है. अब आपको मालूम है कि अगर आपको क्लोरीन बनाना है, Cl2 बनाना है, तो आप बनाओगे किससे? Cl- से. ठीक है, आपने क्या लेना है? Cl- है. आप कोई भी और भी कुछ छोड़ो, आप सिंपल जो है इसका क्या करो? ऑक्सीडेशन कराओ. ठीक है, देखो Cl- को मुझे कन्वर्ट करना है किसके अंदर? Cl2 में. यही काम करना है. Cl- पे कितना है? -1. क्लोरीन पे कितना है? 0. -1 से 0 क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया. तो मतलब मुझे यहाँ ऑक्सीजन ऐड करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ ऑक्सीजन ऐड कर दिया. ठीक है, अब ये ऑक्सीजन है तो इसके साथ मैंने इसको Cl- को हटा करके मैंने H लगाया, तो H और O जुड़कर क्या बना देगा? H2O. बैलेंस नहीं कर रखा है. अगर मैं डिकन्स प्रोसेस की बात करूं तो सिंपल सी बात है, Cl2 बनाना है तो मैंने Cl- को Cl2 में कन्वर्ट किया, तो दिस इज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस. तो मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड कर दिया. और जो ये रिएक्शन होती है ना, क्योंकि आप HCl का ऑक्सीडेशन करने जा रहे हो तो यहाँ कैटेलिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी, और वो कैटेलिस्ट क्या है? यहाँ पर कॉपर का क्लोराइड, CuCl2. टेम्परेचर की अगर मैं बात करती हूँ तो दिस इज 723 केल्विन, 500 केल्विन, 700 केल्विन, 720 केल्विन, और अब आ रहा है 723 केल्विन. ठीक है, प्रेशर की बात करते हो 200 एटमॉस्फेयर, 9 बार, 2 बार. ठीक है, यहाँ कोई प्रेशर की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पर नॉर्मल तरीके से आप बना सकते हो. तो दिस इज द डिकन्स प्रोसेस. ये तो हुआ डिकन्स प्रोसेस. और एक और भी मेथड है जिससे आप इसको बना सकते हो, तो आपको याद होगा इलेक्ट्रोलाइसिस. आपने रिवाइज भी कर लिया है टॉपिक. इलेक्ट्रोलाइसिस कराना चाह रहे हैं ब्राइन सॉल्यूशन का. ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? ब्राइन सॉल्यूशन होता है एक्वस NaCl, मतलब NaCl प्लस वाटर. अगर आप इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराओ तो भी आपको क्लोरीन मिल जाएगा. कैसे मिल जाएगा? अगर आपको ध्यान हो तो इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे कराया जाता है? जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे NaCl डिसोसिएट हो जाएगा किसके अंदर? Na+ में और Cl- में. वाटर किस में डिसोसिएट होगा? H+ में और OH- में. 2 पॉजिटिव आयन, 2 नेगेटिव आयन. डिपेंड करता है किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है. जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम हो वही रिएक्शन देगा. ठीक है, तो अगर हम दोनों में अगर रिएक्शन करके देखें तो हो क्या रहा है? यहाँ पर ये Na+ जो है ये तो जुड़ जाता है OH- के साथ, तो ये तो बन गया NaOH, ये तो रह गया सोल्यूशन में. बचा कौन? पॉजिटिव आयन कटायन H+. कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी? H+ होगा, एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, क्या बनाएंगे? H. स्टेबल है नहीं, किसकी फॉर्म में स्टेबल होगा? H2 की फॉर्म में. और एनोड पे क्या रिएक्शन होगी? कौन है? Cl-, तो Cl- क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, क्या बनाएगा? Cl. स्टेबल तो है नहीं, ये कैसे होगा? Cl2. तो क्या कर देंगे? इसको ट्वाइस कर देंगे. Cl2 गैस है, गैस को बनाने के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होती है. इट मीन्स एक्स्ट्रा पोटेंशियल मीन्स ओवर वोल्टेज, तो हम ओवर वोल्टेज करके भी इसको यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पर हुआ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन. ये तो हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ रिएक्शन पार्ट भी है जिससे हम जो है क्लोरीन की फॉर्मेशन कर सकते हैं. ठीक, तो हम देखें जरा कुछ रिएक्शन पार्ट के थ्रू. देखो सीधी सी बात है, आपको क्लोरीन की फॉर्मेशन करनी है तो क्लोरीन तो आपको मालूम है किससे बनेगा? Cl- से बनेगा. ठीक है, Cl- से आपको क्लोरीन करना पड़ेगा. और इसको ऐसा करने के लिए आपको यहाँ पर क्या कराना पड़ेगा? आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ये -1 है और ये 0 है. इसका मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो सीधी सी बात है, जो भी आप यहाँ पर रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट यूज करते हो ना, उसमें ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है. जैसे मैंने डायरेक्ट ऑक्सीजन यूज किया तो आपने HCl लगा दिया, चलो आप इसको HCl भी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. HCl
ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो भी आप लेते हो कंपाउंड, उसके अंदर जो है किसका होना बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप एग्जांपल लेती हूँ PbO2, ठीक है। तो होगा क्या, ये Cl- तो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, Cl2 में। ये H किसके साथ कंबाइन होगा, O के साथ, तो इसने तो H2O बनाना ही बनाना है, ठीक है। अब कौन रह गया, ये Pb। जो मेटल होते हैं ना, मेटल हमेशा नेगेटिव पार्ट के साथ रिएक्शन करता है, तो Pb रिएक्शन करेगा Cl के साथ। Pb पे कितना चार्ज होता है, +2, Cl पे कितना है, -1, तो ये क्या बन गया, PbCl2। समझ में आया। आप कोई भी एग्जाम्पल उठा सकते हो, बस जो ध्यान रखने वाली बात है वो यही है। जैसे एग्जाम्पल मान लो मैंने कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ले लिया, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। इसका रिएक्शन मैं करा लेती हूँ HCl के साथ, तो भी कुछ नहीं है, HCl है Cl-, तो Cl- किस में कन्वर्ट होता है, Cl2 में। ये तो हमें पता चल ही गया। H जुड़ेगा O के साथ, H2O, और जो कैल्शियम है +2 वो किसने का कंबाइन होगा, Cl- के साथ, तो ये क्या बनाएगा, CaCl2। जैसे और एग्जाम्पल देख लो, मान लो HCl को ही मैं रिएक्शन लिख ले, मैंगनीज का कोई ऑक्साइड ले लेते हैं, MnO2, ठीक है। अगर मैं इसका रिएक्शन करती हूँ तो HCl, मैंने अभी आपको बताया Cl- गेट कन्वर्टेड इनटू Cl2, H जुड़ेगा O के साथ, तो क्या बन गया, H2O, प्लस मैंगनीज है तो मैंगनीज Cl के साथ जुड़ेगा, मैंगनीज पे कितना साइन है, +2, नेगेटिव पार्ट के साथ जुड़ेगा, तो क्या बनेगा, MnCl2। जरूरी नहीं है HCl अगर H2SO4 हो तो मैंगनीज सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा, HNO3 हो तो नाइट्रेट के साथ। हमेशा मेटल आयन जो होती है वो नेगेटिव पार्ट के साथ अटैच होती है। जैसे मैं थोड़ा सा टिपिकल सा उठा लेती हूँ, सपोज KMnO4, इसका रिएक्शन करा रही हूँ HCl के साथ, तो भी ऐसे कोई वो नहीं है, इसमें भी क्या बनना है, HCl है Cl- है, तो ये तो Cl2 में कन्वर्ट होगा ही होगा, H जुड़ जाएगा O के साथ, तो क्या बन गया, H2O। अब यहाँ पर ना 2 पॉजिटिव आयन है, एक तो K है और एक मैंगनीज है, तो K भी जुड़ेगा Cl के साथ और मैंगनीज भी जुड़ेगा Cl के साथ। K के ऊपर +1 होता है तो Cl पे -1, तो क्या बन गया, KCl। मैंगनीज के ऊपर +2, Cl पे -1, तो क्या बन गया, MnCl2, ठीक है। ऐसे बन जाएगा। और एग्जाम्पल उठा लो, मान लो आप K2Cr27 का उठाते हो, तो अब क्या बनेगा, अब भी वही है, HCl से Cl- है तो Cl2 हो गया, H और O जुड़ जाएगा, H2। जो कहने की बात है वो ये कि जितने भी आप कंपाउंड्स उठा रहे हो सब में ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि H और O मिलकर के वाटर निकल जाए। अब K जुड़ेगा Cl के साथ, Cr जुड़ेगा Cl के साथ, K के पर +1 होता है तो Cl-1, KCl बन गया। क्रोमियम पे +3 होता है, Cl पे -1 होता है, तो बन गया CrCl3। तो इस तरीके से जो है हम ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो है वो कर सकते हैं। इन सब में हो क्या रहा है, HCl का इसका ऑक्सीडेशन होने लग रहा है। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये इसका मतलब ये किसके साथ से वर्क करेगा, एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो इसके साथ हमारा खत्म होता है ये क्लोरीन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा HCl। ये इतना कोई खास इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, HCl के बारे में, हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में। जैसा कि मालूम है बहुत ही जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसे मालूम चलता है एसिड है, HCl को जैसे हमने वाटर में डिजोल्व किया, इसने क्या कर दिया, H+ रिलीज कर दिया, ये क्या बन गया, Cl-, H+ उठ करके इसके पास आ गया, ये बन गया H3O+, ठीक है ना। अब ये H+ रिलीज कर रहा है, इसका मतलब एसिड हो गया। अगर ये एसिड है तो ये रिएक्ट कर सकता है बेस के साथ, आप कोई भी बेस के साथ इसका रिएक्शन दिखा सकते हो। और जब एसिड और बेस जुड़ते हैं तो हमें मालूम है क्या बनता है, H और OH निकल गया यहाँ से वाटर, और क्या बन गया, NaCl। इसमें वाटर नहीं निकल सकता तो डायरेक्ट NH3 जुड़ गया, ये क्या बन गया, NH4Cl, सॉल्ट की फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं है कि आप HCl का अब जैसे मैंने HCl का NaOH के साथ कराया, कोई ज़रूरी नहीं है आप NaOH के साथ कराओ। आप इसका जो है एसिड है ना, आप इसका रिएक्शन करा सकते हो मेटल के साथ, मेटल के हाइड्रोक्साइड के साथ, मेटल के दूसरे कंपाउंड्स आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो सोडियम का मैंने Na2S यूज़ कर लिया, सोडियम का मैंने कोई सॉल्ट दूसरा यूज़ कर लिया, जैसे NaNO2 यूज़ कर लिया, या यूज़ कर लिया Na2CO3 यूज़ कर लिया, कोई भी दूसरा आप कोई भी सॉल्ट, आप मेटल या मेटल के सॉल्ट्स, मेटल के कंपाउंड्स आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। होगा क्या, सब में Na को तो Cl से जुड़ना ही है, तो NaCl तो सब में ही बनेगा, ठीक है। सभी में आंसर तो आना ही आना है, या Na। अब जो बाकी बचेगा वो देख लेंगे। यहाँ पर H अकेला है तो यहाँ पर निकल गया H2, यहाँ H जुड़ जाएगा OH के साथ तो यहाँ बन जाएगा H2O, यहाँ H जुड़ जाएगा S के साथ तो यहाँ पर निकल जाएगा H2S, ठीक है ना। सभी के अंदर क्या होगा, अपने अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनते हुए चल जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर H और NO2 है,
तो यहाँ पर जो है ऐसा नहीं होगा कि HNO2 निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रस, क्योंकि वो भी क्या हो जाता है, एसिड हो जाता है, वो फर्दर रिएक्शन कर जाता है, तो डिसोसिएट हो जाता है। तो ये डिसोसिएट होकर के नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करेगा, क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होगी। यहाँ पर क्या होगा, H और O मिलकर के H2O निकाल लेंगे, साथ में NO2 जो है ये गैस निकल जाएगी। यहाँ पर CO3 है तो डायरेक्ट यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, HCO3 के साथ मिलकर पहले तो बन जाएगा H2CO3, आगे चल करके फर्दर टूट जाएगा किसमें, H2O में और CO2 में। कुछ में क्या होता है कि डायरेक्ट रह जाते हैं, कुछ में क्या होता है कि फर्दर आगे टूट जाते हैं, डिपेंड करता है, क्योंकि एसिड ही बनते हैं ना, वीक एसिड्स होते हैं तो वो आगे फर्दर भी डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे इसमें HNO2 बनता तो ये फर्दर डिसोसिएट हो गया, इसमें H2CO3 बनता तो ये फर्दर डिसोसिएट हो गया। तो मतलब कहने की बात है, ये मेटल के साथ जो है रिएक्शन करके मेटल के साथ ये हाइड्रोजन रिलीज करते हैं, और मेटल के जो कंपाउंड्स होते हैं उनके साथ डिपेंड करता है साइड प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, उसके हिसाब से रिएक्शन प्रोसीड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने HCl के बारे में एक और भी जगह पढ़ा था, अगर आपको याद हो, हमने HCl का रिएक्शन एक HNO3 के साथ मिक्सचर में भी पढ़ा था, आपको याद होगा। मैं एग्जाम्पल देके बताती हूँ आपको। एक्वारीजिया एक टर्म पढ़ी थी, एक्वारीजिया कंसंट्रेटेड HNO3 के हमने केस में पढ़ा था, नाइट्रिक एसिड में। जब हमने मेटल्स के बारे में पढ़ा था, वहाँ पर रिएक्शन करा रहे हो मेटल की, तो मेटल 3 तरह के थे, कुछ मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव थे, कुछ कम रिएक्टिव थे, और कुछ ऐसे थे जो नोबल मेटल्स थे, ऑलमोस्ट नील रिएक्टिव। तो नोबल मेटल्स हमारे पास 2 थे। नोबल मेटल्स कौन कौन से थे, एक तो था गोल्ड और एक था प्लेटिनियम। गोल्ड AU, प्लेटिनियम PT। ठीक है, एक्वारीजिया के साथ वैसे तो रिएक्शन होती नहीं है इनकी, आप इसके HCl से कराओ नहीं होगी, आप इसके HNO3 से कराओ नहीं होगी, लेकिन हम दोनों रिएक्शन, दोनों एसिड्स को मिक्स कर लें, दोनों ही कंसंट्रेटेड एसिड्स हमने यूज किए। मतलब 3 पार्ट्स तो हमने ले लिए कंसंट्रेटेड HCl के, और 1 पार्ट हमने ले लिया कंसंट्रेटेड HNO3 का। इनका हमने रिएक्शन करके इनका ना मिक्सचर तैयार कर लिया। तो एक येलो कलर का जो है, लाइट येलो कलर का हमारे पास एक लिक्विड बन करके आता है, उसकी हेल्प से हम जो है गोल्ड और प्लेटिनियम का रिएक्शन दे सकते हैं। ठीक है, मैं पूरा रिएक्शन तो नहीं बताऊंगी यहाँ से। यहाँ पर नाइट्रोसाइल क्लोराइड के H और O मिलकर के H2O बनाते हैं, NO और Cl मिलकर NOCl बनता है, और जो मेन चीज़ है वो यहाँ पर जो निकलती है वो नेसेंट क्लोरीन निकलती है। वो नेसेंट क्लोरीन गोल्ड के साथ या प्लेटिनियम के साथ रिएक्शन देती है। ठीक है, अगर गोल्ड के साथ रिएक्शन दे तो ये बनता है AuCl3, और अगर प्लेटिनियम के साथ दे तो ये बनता है PtCl4। ठीक है, आपको नहीं ध्यान हो तो आप एक बार HNO3 का टॉपिक रिवाइज कर सकते हो, वहाँ पर आपको ये याद भी आ जाएगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन दे देता है। ठीक है, तो HCl की वैसे तो बहुत सारी रिएक्शंस हैं जिससे हम इसको जो है स्टडी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ रिएक्शंस के बारे में आपसे बात करी है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं HCl को प्रिपेयर करने के लिए। अगर हम HCl का प्रिपरेशन पढ़ना चाहते हैं तो प्रिपरेशन ऑफ HCl जो है वैसे तो बहुत सिंपल सा है। अगर हम HCl का प्रिपरेशन देखते हैं तो हमारे पास जो मेथड है, दिस इज नॉन एज सॉल्ट केक मेथड। बिल्कुल भी इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है जिसके लिए हम इसमें बहुत ज़्यादा इसको डीप लेके जाएं। इसमें क्या करते हैं, नॉर्मल तरीके से आप HCl बनाना चाह रहे हो तो आपने क्या किया, सपोज NaCl मैंने यूज़ किया, और उसके अंदर जो है स्लोली जो है हम ऐड करते हैं H2SO4। तो क्या होगा, ये H और ये Cl यहाँ से निकल जाएगा, HCl बन जाएगा, और क्या निकल जाएगा, NaHSO4। डिपेंड करता है कि आप कितना यूज़ कर रहे हो, उसके हिसाब से ज़्यादा क्वांटिटी बन जाएगी। टेम्परेचर कम रखो शुरुआत में क्योंकि H2SO4 जो है बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए हम यहाँ पर जो है टेम्परेचर कम रखेंगे। उसके बाद टेम्परेचर हाई कर देंगे तो रिएक्शन जो है आप फर्दर करा सकते हो इसका H2SO4 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर से सॉरी आप दोबारा कराओगे तो इसका रिएक्शन NaCl के साथ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आप H2 है, आप Cl2 ले सकते थे, 2 बार NaCl यूज कर सकते थे। मैंने इसको 2 बार ना लेकर के स्टेप वाइज कराया, पहले 1 बार यूज़ किया, फिर दूसरी बार यूज़ किया, फिर से यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो दोबारा से हमारे पास HCl निकल जाएगा। ठीक है, और फॉर्मेशन किसकी जाएगी, Na2SO4 की। तो हम यहाँ स्टेप वाइज जो है HCl की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, बट हम जो है वी यूज नॉर्मली NH4Cl इंस्टेड ऑफ NaCl ड्यू टू द सॉल्युबिलिटी, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मोर और हाई यील्ड ऑफ HCl। मतलब अगर हमें HCl का यील्ड अच्छा चाहिए या हम चाहते हैं रिएक्शन कंटिन्यू चले, तो उसके लिए हम जो है, जैसे यहाँ पर स्टेप वाइज प्रोसेस जो है इसकी बजाय हम जो है सिंगल स्टेप प्रोसेस में भी आप रिएक्शन प्रोसीड कर सकते हो इफ वी यूज NH4Cl इंस्टेड ऑफ NaCl। ठीक है, तो दिस इज अबाउट हाइड्रोजन क्लोराइड। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज
Now the next topic is a very important, which is interhalogen compounds. This is very important topic. Interhalogen. Interhalogen compounds are those compounds in which different halogens are used. These compounds are just only the mixing of different type of halogens. Like we have 4 halogens: fluorine, chlorine, bromine, iodine, and we get the products like IF7. IF7 is an interhalogen compound because it is formed by fusing iodine and fluorine. ClF3 is also an interhalogen compound क्योंकि किससे बना है? क्लोरीन और फ्लोरीन से. ठीक है, मतलब कि इंटरहैलोजन कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें 2 अलग अलग हैलोजेंस को मिक्स किया जाता है. ठीक है, सो द जनरल कंपोजिशन इज एक्स एक्स डैश. एक्स इज हैलोजन, एक्स डैश इज अनदर हैलोजन. ठीक है, एंड द क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड एज एन. एन जैसे हम यहाँ पर 7 रिप्रेजेंट किया, 3 रिप्रेजेंट किया. एन इज इक्वल टू 1 3 5 7. 1 3 5 7. It means we have 4 types of halogens: x x dash, x x dash 3, x x dash 5, x x dash 7. For example, IF7. Example of XS dash. ClF3. ClF3. Similarly, we have all other also halogens, interhalogen compounds. Interhalogen compounds are those compounds. For example, we take XX dash, ICl. Different halogens are used: I and chlorine, Cl and fluorine, I and F. For example, in case of BrCl3, IF5. ठीक है, अगर आप यहाँ पर जो चेक कर सकते हो तो यहाँ पर जो मेन जो चीज़ है, मैं जो एक्सप्लेन करना जो चाह रही हूँ वो ये कि यहाँ पर क्या होता है. जैसे आप सपोज IF7 को देख रहे हो तो इसमें क्या होता है कि सेंटर में कौन है? I, और इसके चारों तरफ कौन लगा होगा? 7 फ्लोरीन. ठीक है, इस तरीके से अटैच है. मतलब I जो है इट इज़ लार्जर इन साइज, और जो स्मॉलर है वो कहाँ हो गए हैं? साइडों में हो गए. जैसे ClF3 तो क्लोरीन बीच में होगा और फ्लोरीन तीनों साइड में होंगे. IF5 तो I बीच में हो गया, फ्लोरीन साइड में हो गया. अगर Br का बनाते हो BrF5 तो Br बीच में हो गया, फ्लोरीन. सपोज BrF5 है तो ब्रोमीन हो गया बीच में और फ्लोरीन हो गए साइड में. ठीक है, इसका मतलब XX dash N. X इज द large size halogen which takes the position in the center, while X dash halogen is smaller in size, which occupies which surrounds the large size halogen in the ratio of 1:3:5:7. X dash represents the small size halogen, X represents the large size halogen. So X represents the large size halogen which occupies the center position, and X dash surrounds the large sized halogen. And we know that the smaller size halogen has higher electronegativity and the large size element has lower electronegativity. So it means X और X dash में जो X होता है, this is a large size halogen. Large size means lower electronegativity, and X dash is small size and higher electronegativity and surrounds the position and surrounds the X large size halogen. ठीक है, रिप्रेजेंटेशन सबको समझ में आ गया होगा. व्हाट आर इंटरहैलोजन कंपाउंड से समझ में आ गया. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट आर इंटरहैलोजन कंपाउंड्स एंड हाउ द इंटरहैलोजन कंपाउंड्स कैन बी असाइंड. दिस रिप्रेजेंटेशन इज द असाइनेशन ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड्स. ये जो है क्वेश्चन आपको बता रही हूँ इंटरहैलोजन कंपाउंड्स के बारे में कि इंटरहैलोजन कंपाउंड्स 2 अलग अलग हैलोजन्स को मिलाकर के बनता है, जिसमें X और X डैश मैंने आपको बताया, फॉर्मूला बताया X X डैश N, जिसमें X जो है वो लार्ज साइज हैलोजन होता है, X डैश स्मॉल साइज हैलोजन होता है. और एक और बात, जितना बड़ा ये हैलोजन होगा X, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में ब्रोमीन आयोडीन बड़े होते हैं, तो वो जो है बढ़िया इंटरहैलोजन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं. और एक बात, कभी भी फ्लोरीन सेंटर में नहीं आता क्योंकि उसके चारों तरफ जो है कोई लग ही नहीं सकता. फ्लोरीन तो सबसे स्मॉलेस्ट है और उससे छोटा कोई और होता नहीं है, इसलिए फ्लोरीन कभी भी सेंटर में पोजीशन ऑक्यूपाई नहीं करेगा. जितना ये बड़ा होगा, सपोज ये I है, तो उतने ज़्यादा कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं, जैसे IF, IF3, IF5, IF7 ये बन सकता है. ठीक है, ICl,
ICl3 ये बन सकते हैं। रीजन, क्योंकि जो आयोडीन है उसने क्या कर लिया, आराम से और एलिमेंट्स को अपने चारों तरफ से सराउंड कर लिया और कोई स्टेरिक हाइड्रेंस, कोई क्राउड जो यहाँ पर क्रिएट नहीं हो रहा है। ठीक है, और एक और बात, जैसे आयोडीन है वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, फ्लोरीन लगा रहे हो वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होने की वजह से जो पोलैरिटी कैरेक्टर है वो बहुत ही कम होता है, चार्जेस कम अपीयर होते हैं। चार्जेस कम होने की वजह से जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं, ऑल द इंटरहैलोजन कंपाउंड्स आर कोवलेंट इन नेचर। सारे के सारे कंपाउंड्स कैसे होते हैं, कोवलेंट। और अगर हम बॉन्डिंग की बात करते हैं तो आई के पास देखा है तो 7 आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। फ्लोरीन ऑल्सो हैव फर्स्ट 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। तो बॉन्ड अगर बनती कोवलेंट तो ऑल द इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर पेयर्ड इन नेचर। All electron pairs are paired in nature. That's why these compounds are diamagnetic in nature. They are diamagnetic in nature due to the presence of all the paired electron pairs. ठीक है, और दूसरी बात, these interhalogen compounds, suppose we form I2 and ICl, so which is more reactive. I2 is formed by the fusion of two similar atoms like iodine, so which overlaps very strongly. But in case of ICl, there is a size difference in between I and Cl, and also the overlapping in between the two dissimilar elements is quite weak. यहाँ दो एक जैसे एलिमेंट्स के बीच में अगर ओवरलैपिंग होगी तो वो कैसी होगी, स्ट्रांग होगी। और अगर अलग अलग एलिमेंट्स होंगे तो उनके बीच में जो ओवरलैपिंग होगी वो कैसी होगी, वीक होगी। ओवरलैपिंग वीक होने की वजह से जो है हम ये कह सकते हैं जो रिएक्टिविटी है अगर हम बात करते हैं तो ये जो ऐसा हो गया, ओवरलैपिंग स्ट्रांग होने की वजह से ये स्टेबल हो गया है, ओवरलैपिंग वीक होने की वजह से ये कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो ICl इज मोर रिएक्टिव देन I2 बिकॉज इसका जो बॉन्ड है वो काफी वीक है, ओवरलैपिंग काफी वीक है ड्यू टू द डिसिमिलर साइज एटम्स। ठीक है, और एक और मैंने आपको बताया जितना जो सेंटर एटम का साइज होगा जितना बड़ा होगा उतना ही कंपाउंड कैसा होगा, स्टेबल होगा। सपोज अगर मैं I के साथ लगाना चाह रही हूँ, अगर मुझसे कोई पूछता है IF ICl तो कौन ज्यादा स्टेबल है, तो IF ज्यादा स्टेबल है क्योंकि I का साइज जो है सबसे बड़ा है और F का साइज सबसे छोटा है। अगर मुझसे कोई पूछता है IF में और BRF में कौन ज्यादा जो है स्टेबल है, अगर हम ये बात करते हैं IF और BRF में, तो IF जो है वो ज्यादा स्टेबल है बजाय कि BRF के। क्यों? क्योंकि I का साइज कैसा है, बड़ा है, ब्रोमीन का साइज कैसा है, छोटा है। ठीक है, तो जितना सेंटर वाले का साइज बड़ा होगा और जितना साइड वाले का साइज छोटा होगा उतना ही जो इंटरहैलोजन कंपाउंड्स होता है वो कैसा बनता है, स्टेबल बनता है। तो स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ central metal atom. As the size of central metal atom increases, then the interhalogen compounds become more and more stable. ठीक है, यही हाल मैंने आपको रिएक्टिविटी के लिए बताया। रिएक्टिविटी मेनली डिपेंड्स अपॉन द ओवरलैपिंग, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, ओवरलैपिंग के ऊपर। और पोलैरिटी कैरेक्टर मैंने आपको बताया कि पोलैरिटी कैरेक्टर जो है वो इसमें बहुत ही कम होता है बिकॉज ऑफ द टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, जो बॉन्ड्स बनती है वो कैसी बनती है, कोवलेंट बनती है। और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैसे होते हैं, पेयर्ड होते हैं, इसलिए डायमैग्नेटिक होता है। और इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी, ना तो अगर मैं ICl की बात करती हूँ ना वो I पे डिपेंड करते हैं, ना ही क्लोरीन पे डिपेंड करती है, वो दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। दोनों का मिक्स करके जो है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और दूसरी प्रॉपर्टीज सारी की सारी डिपेंड करती है उन दोनों के ऊपर। ठीक है, ऐसे सिमिलरली अगर हम बात करते हैं इनकी हाइड्रोलाइसिस की, तो ये वाटर के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। इंटरहैलोजन जैसे कि सपोज I2 रिएक्शन करता है वाटर के साथ, सिमिलरली ICl जो है वो भी वाटर के साथ रिएक्शन प्रोसीड कर सकता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो थोड़े से अलग बनते हैं। जैसे सपोज अगर मैं रिएक्शन कराना चाहती हूँ ICl का वाटर के साथ, ठीक है, तो क्या होगा, एक H और एक Cl, ये तो HCl तो बनेगा ही बनेगा, साथ में बनेगा क्या बचा, एक H एक O एक I, तो यहाँ पर बनेगा ऑक्सो एसिड। ये हमारे पास ऑक्सो एसिड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, आप किसी का भी एग्जाम्पल उठा सकते हो। मान लो मैंने उठाया IF3 का वाटर के साथ, अगर मैं IF3 का भी अगर इसका एग्जाम्पल उठाती हूँ वाटर के साथ, तो भी यहाँ पर क्या होगा, ये H कंबाइन करेगा F के साथ और साथ में बनेगा ऑक्सो एसिड। अभी आपको कैसे मालूम चले कि ऑक्सो एसिड कौन कौन से होते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में। यहाँ पर H है, I है, देखो जो ऑक्सो एसिड है साथ में O है, H और F मिलकर के तो HF बना गया है, जो बाकी बचेगा वो H होगा, यहाँ से I होगा, यहाँ से O होगा। तो देखो तीन चार तरह के जो है ऑक्सो एसिड होते हैं, कौन कौन से। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है जो हम पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर थोड़ा ध्यान हो तो, HXO, HClO, HClO3, हाइपोहेलस, हेलस, हेलिक, परहेलिक, चार तरह के जो है हमारे पास कंपाउंड्स बनेंगे। तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी आपको, ये जो है समझने के लिए।
तो हमारे पास जो है वो 4 तरह के ऑक्सो एसिड्स बनते हैं, उसको हम समझेंगे वैसे तो डिटेल में, फिर भी मैं बता देती हूँ। O1, O2, O3, O4, HXO, HXO2, HXO3, HXO4। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो है हमारे पास ये बनते चल जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया IF3 वाटर के साथ रिएक्शन करता है या IF5 वाटर के साथ रिएक्शन करता है, तो आप क्या करोगे, इसमें H को F के साथ निकाल दो। यहाँ पर 3F है तो यहाँ पर आप ज़्यादा कर लीजिए इसकी क्वांटिटी को, तो यहाँ पर 3HF फॉर्मेशन हो जाएगा। जो रिमेनिंग पार्ट है दैट इज नॉन एज ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड रिप्रेजेंट्स एज HI